Mata ki everyone, I am Pinky Sivas. Today I am here to explain chapter number 4 History, 8th standard CBSE. Name of the chapter is Tribals, the Coups and the Vision of a Golden Age. ये चैप्टर में बेसिकली हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स ने इन ट्राइबल पीपल के लिए किस तरीके की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया और इन पॉलिसीज़ की वजह से ये जो ट्राइबल पीपल थे इनकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ा और इन्होंने अपने रेजिस्टेंस को किस तरीके से शो किया और इंडिया में कितनी तरीके के ट्राइबल पीपल हुआ करते थे और उनका ब्रिटिशर्स के साथ किस तरीके से आमना सामना हुआ। बेसिकली यही चीज़ें हैं इस चैप्टर में। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ाने वाली हूँ ये चैप्टर को। 1895 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिरसा। ही वॉज सीन रोमिंग द फॉरेस्ट एंड द विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड। इस व्यक्ति को छोटा नागपुर के गांव में और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था। लोग जो थे इसको एक ऐसा मानते थे कि इसके पास मिरेकुलस पावर्स हैं, जादुई शक्तियां हैं इसके पास और जो हर एक बीमारी का इलाज कर सकता था। एंड ही कुड मल्टीप्लाई ग्रेन, और जो अनाज है उसको भी वो ज़्यादा क्वान्टिटी में दिखा सकता था। बिरसा ने अपने आप को खुद भी गॉड एज ए गॉड डिक्लेयर किया हुआ था एंड अपॉइंटेड हिम टू सेव पीपल फ्रॉम ट्रबल। और वो ये ऐसा मानता था कि भगवान ने उसको लोगों की जो प्रॉब्लम है उनसे निकालने के लिए उसको भेजा हुआ है और जो भी स्लेवरी है, जो भी दास प्रथा है, उससे उन लोगों को आज़ाद कराने के लिए यहाँ पर उसको भेजा गया है। जो भी डीकूज है, डीकूज का मतलब है आउटसाइडर, यानी कि ब्रिटिशर से आज़ाद कराने के लिए उसको भेजा गया है। सून 1000 बिगेन फॉलोइंग बिरसा। जल्दी ही हज़ारों की मात्रा में लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया और ऐसा मानते थे कि ये भगवान है और वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। बिरसा जो था इसका जन्म हुआ था मुंडा फैमिली में। मुंडा जो है एक ट्राइबल ग्रुप का नाम है। दे लिव्ड इन छोटा नागपुर। ये छोटा नागपुर में रहते थे, लेकिन इसके जो फॉलोवर थे वो दूसरे ट्राइबल पीपल भी इसके फॉलोवर्स हुआ करते थे। जो संथाल हो गए या फिर जो ओरेगोन्स हो गए वो भी इसके फॉलोवर हुआ करते थे। ये सारे अलग अलग तरीके से नाखुश थे ब्रिटिशर्स से एंड वर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम दे वर फेसिंग अंडर द ब्रिटिश रूल। और अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे ब्रिटिश रूल के अंडर में। देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम्ड टू बी डिसअपियरिंग। उनके जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को जिया करते थे, जो फैमिलियर तरीके थे उनके, वो जल्दी ही ख़त्म होते जा रहे थे। उनका जो लाइवलीहुड था वो खतरे में था। एंड द रिलीजन अपीयर टू बी इन डेंजर। और जो उनका धर्म था वो भी खतरे में आ गया था ब्रिटिशर्स के अंडर में। किस तरीके की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए बिरसा मुंडा निकला था? वो वर द आउटसाइडर। कौन आउटसाइडर थे जिनको ये डीकूज कह के बुला रहा था? हाउ डिड दे एनस्लेव पीपल ऑफ द रीजन। और ये जो डीकूज थे ये किस तरीके से वहाँ के लोगों को अपना दास बनाते थे, अपना गुलाम बनाते थे ब्रिटिशर्स के अंडर में, और इन लोगों की ज़िंदगी किस तरीके से चेंज हुई, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, यू हैव रेड अबाउट ट्राइबल सोसाइटी लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड। जब आप 7th स्टैंडर्ड में थे तो बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। जितनी भी ट्राइब्स हैं उनके जो कस्टम, उसके जो रीति रिवाज और रिचुअल्स होते हैं वो अलग होते हैं हम लोगों से। जो ब्राह्मण लोग हैं उनसे अलग होते हैं उन लोगों के कल्चर। दी सोसाइटीज़ ऑल्सो डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिवीज़न। और ये जो ट्राइबल लोग होते हैं इनके इस तरीके की सोशल डिवीज़न भी नहीं होती हैं जैसे हम लोगों के, हमारे समाज में कास्टिज़म होता है, अलग अलग कास्ट होती हैं। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब। जितने भी लोग एक ट्राइब में रहेंगे उनकी थिंकिंग, उनके जो टाइज़ हैं, उनकी जो किंगशिप है वो एक जैसी होगी। However, this did not mean that there were no social and economic differences within। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक ट्राइब के अंदर, एक कबीले के अंदर जो सामाजिक और आर्थिक जो डिफरेंस है वो नहीं होते हैं। हाउ डी ट्राइबल ग्रुप लिव। ये आपका सबसे पहला और बड़ा क्वेश्चन है कि इंडिया में कितने तरीके के ट्राइबल ग्रुप थे और वो किस तरीके से रहा करते थे। सबसे पहले हैं, कुछ थे जूम कल्टीवेटर। जूम कल्टीवेटर का मतलब होता है जो लोग घूम घूम कर खेती बाड़ी करते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि इंडिया में कितने तरीके के ट्राइबल ग्रुप रहा करते थे। वो ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है। सम ऑफ देम, इनमें से कुछ जो थे वो जूम कल्टीवेशन करते थे। ये एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है जो ज़मीन के एक छोटे टुकड़े को साफ़ करके, मतलब एक छोटे ज़मीन के टुकड़े पर जहाँ पर वन जंगल वगैरह होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको साफ़ कर दिया जाता है। फिर इसकी जो राख होती है उसको ज़मीन में मिला दिया जाता है ताकि जो ज़मीन है वो और भी ज़्यादा फर्टाइल बने। एंड द बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर फॉर इट्स कल्टीवेशन। खेती बाड़ी को करने के लिए वहाँ पर जो भी वेजिटेशन होती है, वनस्पति होती है, पेड़ पौधे, उनको साफ जला दिया जाता है और उसकी एशेज़ को स्प्रेड कर दिया जाता है ताकि ज़मीन के अंदर पोटाश और ज़मीन के अंदर फर्टिलिटी
ऐड हो जाए। दे यूज़ द एक्स, यहाँ पर वो पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी का और छोटे मोटे जो कुदाली वगैरह होती हैं उनका इस्तेमाल करते थे, और बीज जो होते थे उनको बिखेर दिया जाता था, स्कैटर्ड ओवर द एरिया, एंड इंस्टेड ऑफ प्लॉइंग द लैंड सोइंग द सीड। ये लोग हल नहीं चलाया करते थे। एक बार जब वहाँ पर क्रॉप रेडी हो जाती थी, उसको हार्वेस्ट करने के बाद ये दूसरे फील्ड की तरफ चले जाया करते थे, और उस ज़मीन को वो खाली छोड़ दिया करते थे ताकि वो और भी ज़्यादा फर्टाइल हो जाए। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर फाउंड इन हिली, ये जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स है ये हिली एरियाज़ में और फॉरेस्टेड ट्रैक्स में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया है वहाँ उन इलाकों में ज़्यादा पाए जाते थे। इनकी जो ज़िंदगी है, ट्राइबल पीपल डिपेंडेड ऑन द फ्री मूवमेंट विद इन द फॉरेस्ट ऑन बीइंग एबल टू यूज़ लैंड फॉरेस्ट एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इनकी जो ज़िंदगी थी वो फ्रीली घुमा करते थे जंगलों में, उसको उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, कहीं पर भी वो आ जा सकते थे, और जो फॉरेस्ट थे उसको वो अपने हिसाब से इस्तेमाल किया करते थे। दूसरा है, सेकंड है, सम ऑफ वर हंटर गैदरर्स, कुछ शिकारी हुआ करते थे। मैनी रीजन, अलग अलग एरिया में जो ट्राइबल ग्रुप थे वो जंगलों में एनिमल्स का शिकार करते थे और जंगलों से अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके अपना जीवन गुजारते थे। वो जंगलों को अपने लिए एक एसेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानते थे अपने सर्वाइवल के लिए। जो खोन्स प्रजाति के लोग हैं वो सच एक कम्युनिटी, वो एक ऐसी कम्युनिटी थी जो उड़ीसा के जंगलों में रहा करती थी। दे रेगुलरली वेंट ऑन टू कलेक्टिव हंट एंड डिवाइडेड द मीट अमंग देमसेल्फ, वो रेगुलरली जाया करते थे और एनिमल्स का शिकार करते थे और उस शिकार को वो अपने सबके बीच में बांट लेते थे। फ्रूट्स वगैरह को और जो अलग अलग पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं उनको कलेक्ट करते थे, उनको पकाया करते थे। एंड सम ऑफ द सीड ऑफ साल एंड महुआ, कुछ इनमें से कुछ ऐसे थे जो साल और महुआ के बीजों को भी इकट्ठा करते थे। उनको अलग अलग, वो जंगलों से अलग अलग हर्ब्स वगैरह मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ किया करते थे, और इनको जो जंगलों से मिलने वाले जो चीज़ें थी उनको वो मार्केट में जाकर बेच दिया करते थे। द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स, वहाँ के जो लोकल वीवर्स और लेदर वर्कर्स थे, टर्न टू द खोन्स, वो लोग यहाँ पर इन खोंड लोगों के पास आया करते थे। दे नीडेड द सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर, इनको क्या चाहिए था, इन लोगों से कुसुम और पलाश के फ्लावर्स चाहिए थे ताकि वो अपने जो कपड़ा और जो लेदर के व्यापारी थे उनको ये क्यों चाहिए थी, ताकि इन जो फ्लावर्स थे इनको वो यूज़ करना चाहते थे अपने कपड़ों की रंगाई के लिए। फ्रॉम वेयर डिड दोज फॉरेस्ट पीपल गेट दी सप्लाईज ऑफ राइस, अब ये जो लोग थे इनको जंगलों में फूड ग्रेन्स की सप्लाई कहाँ से मिलती थी। एट टाइम्स दे एक्सचेंज, कई बार ऐसा होता था ये चीज़ों को एक्सचेंज किया करते थे, जो चीज़ें इनको चाहिए थी उनको ये ले लेते थे और बदले में जो वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे उनको वो बेच दिया करते थे। कई बार ऐसा भी होता था दे बोट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स दे हैड, कई बार जो भी छोटी मोटी इनके पास कमाई होती थी उसके बदले में भी ये चीज़ें खरीद लेते थे। सम ऑफ देम, और कुछ ऐसे थे जो ऑड जॉब किया करते थे, लीग से हटके कुछ काम करते थे, जैसे गाँव देहात में जाके बोझा ढोना है, रोड बनाने का काम करना है, वहाँ पर लेबर के रूप में काम करना है दूसरे किसानों के खेतों में। When supplies of forest produce shrank, जब जंगलों से मिलने वाली जो सप्लाई थी चीज़ों की वो कम हो गई तो ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वेंडर, तो जब अंग्रेज़ों ने इन जंगलों के ऊपर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया तब ये लोग क्या करते, तब इन लोगों ने काम की तलाश में इधर उधर घूमना शुरू किया। एज लेबरर्स, जो मजदूर होते हैं उस तरीके का काम करना इन्होंने शुरू किया। बट मैनी ऑफ देम लाइक बाइगाज ऑफ, कुछ लेकिन ऐसी प्रजातियां थी जैसे बाइगाज है सेंट्रल इंडिया में, ये किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करना नहीं चाहते थे। बाइगाज जो थे वो अपने आप को इस तरीके के मानते थे कि वो जंगल के इंसान हैं, जंगलों में रहने वाले, जो सिर्फ जंगल उनके लिए हैं, तो इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ बाइगा, तो ये उनके डिग्निटी के नीचे आता था कि अपनी जो आत्मसम्मान होता है उसके नीचे आता था कि वो किसी दूसरे के लिए एज ए लेबरर काम करें, तो इसलिए बाइगाज जो थे वो किसी के लिए काम नहीं करना चाहते थे। उसके बाद सम हर्डिड एनिमल्स, कुछ जो ऐसे थे जो एनिमल्स को चराया करते थे, उनके ग्रुप को उनके झुंडों को रखा करते थे। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो थे वो लिव्ड बाय, वो अपनी ज़िंदगी के लिए पशुओं के झुंडों को रखते थे, पालते थे। मैनी वर पास्चुलेशन, में से बहुत सारे चरवाहे थे जो अपने हर्ड्स के साथ, अपनी कैटल के साथ, शीप के साथ एक सीज़न में इधर उधर जाया करते थे अकॉर्डिंग टू द सीज़न। वैन द ग्रास, जब एक जगह की घास ख़त्म हो जाती थी तो वो दूसरी जगह पर चले जाते थे। वैन गुजर्स जो हैं पंजाब के, लाबादीज जो हैं वो आंध्र प्रदेश के, ये कैटल हर्डर्स थे, मतलब
गाय भैंसों को रखने वाले थे। गद्दीस जो हैं कुल्लू के, वो शेपर्ड्स थे, मतलब भेड़ों को रखने वाले। बक्करवाल और कश्मीर के हैं, वो गोट को रखा करते थे। इनके बारे में नेक्स्ट ईयर तुम पढ़ने वाले हो। सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन। नेक्स्ट जो लास्ट जो ट्राइब थी वो क्या करती थी, कुछ जो थे वो सेटल कल्टीवेशन, मतलब एक जगह पर रहकर खेती बाड़ी करने वाले भी थे बहुत सारे। इवन बिफोर द 19th सेंचुरी तक आते आते बहुत सारे ऐसे थे ट्राइबल ग्रुप जिन्होंने सेटल डाउन होकर एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। एक कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, एक ही जगह पर वो रहना शुरू कर दिया और उन्होंने हर जगह पर घूमना बंद कर दिया, प्लेस टू प्लेस जाना बंद कर दिया और एक ही जगह पर रहकर उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। और वो यूज़ करते थे, हल चलाते थे। ग्रेजुअली गोट द राइट्स ओवर द लैंड, धीरे धीरे जिस जगह पर वो रहते थे उसके राइट्स उनको मिल गए। मैनी केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस थे, जैसे मुंडा है छोटा नागपुर में, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज होल, जो पूरा उनका कबीला हुआ करता था, जितनी भी ज़मीन पर वो रहा करते थे वो सारा उनकी ही ज़मीन मानी जाती थी। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लान वो रिगार्डेड एज डिसेंडेंट, जितने भी उस क्लान के मेंबर्स थे उनको उनके पूर्वज वंशज माना गया। ओरिजिनल सेटलर माना गया, हु हैड द फर्स्ट, जिन्होंने पहली बार इस ज़मीन को साफ किया था। देयरफॉर ऑल ऑफ देम गॉट राइट ऑन द लैंड, इसीलिए सारे लोगों को उस ज़मीन के ऊपर रहने का राइट मिल गया। वेरी ऑफन सम पीपल विद इन अ क्लान रिक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स, कई बार कुछ ऐसे लोग होते थे जिनको उस क्लान में ज़्यादा शक्तियाँ दी जाती थी, तो कई बार जिन लोगों को उस ग्रुप में या उस कबीले में ज़्यादा शक्तियाँ मिलती थी उनको चीफ माना जाता था और बाकी सारे उसको फॉलो करते थे। एंड British officials saw settled tribal group like the Gonds and Santhal as more civilized. ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो इन जो भी ट्राइबल ग्रुप सेटल होकर एक जगह पर रहते थे वो उनको सिविलाइज मानते थे, सभ्य मानते थे, रादर देन द हंटर गैदरर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। लेकिन वो जितने भी हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर थे उनको ये खतरनाक मानते थे, ऐसा मानते थे कि इनको एक जगह पर नहीं रहते हैं, ये वाइल्ड हैं, खूंखार हैं, जंगली हैं और इनको एक जगह पर रहकर दे नीड टू बी सेटल्ड एंड civilized. How did the colonial rule affect their tribal lives? अब ये तो थे कि कितने तरीके के ट्राइबल ग्रुप यहाँ पर रहते थे, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो किस तरीके का जीवन जीते थे। अब जब ब्रिटिश रूल आया तो किस तरीके से इन लोगों की लाइफ जो थी वो अफेक्ट हुई। What happened to the tribal chief? ये जो ट्राइबल चीफ थे, मुखिया थे, इनके साथ क्या हुआ। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश के आने से पहले अलग अलग एरियाज़ में ये जो ब्रिटिश ट्राइबल चीफ हुआ करते थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीपल माने जाते थे। इनको बहुत सारे राइट मिले हुए थे, इनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी और अपने हिसाब से अपनी टेरिटरी को कंट्रोल और एडमिनिस्टर करते थे। कुछ जगह पर तो दे हैड देयर ओन पुलिस, इनकी खुद की पुलिस हुआ करती थी और अपनी खुद का फॉरेस्ट मैनेजमेंट इनका चलता था। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आ गया इनकी जो फंक्शंस और पावर थी वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेज, इनको अलाउ किया गया कि वो अपने ज़मीनों का जो अधिकार है वो कुछ ज़मीनों के गुच्छों पर ही रख पाएंगे एंड रेंट आउट लैंड, और वो अपनी ज़मीनों को रेंट पर देना शुरू कर दिया उन्होंने। बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर लेकिन उन्होंने अपनी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को खो दिया। दे वर फोर्स टू फॉलो द लॉ मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया, इनको ज़बरदस्ती उन कानूनों को पालन करने के लिए फोर्स किया गया जो कानून ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बनाए थे। इनको ज़बरदस्ती पैसा देना पड़ता था ब्रिटिश अधिकारियों को और अपने ट्राइबल ग्रुप को डिसिप्लिन में लाना चाहिए पड़ता था क्योंकि ब्रिटिशर्स ऐसा चाहते थे। इन्होंने अपनी अथॉरिटी को खो दिया। तो इस तरीके से ये सारे जो लोग थे ट्राइबल चीफ जो थे दे ऑल वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश रूल। व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स? अब शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के साथ क्या हुआ, ब्रिटिश जो थे उनको अनकंफर्टेबल मानते थे, ऐसे लोगों से वो खुद को अनकंफर्टेबल समझते थे जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे जिनका खुद का एक घर नहीं होता था। वो ऐसा चाहते थे कि ये सारे जो ट्राइबल ग्रुप हैं ये एक जगह पर सेटल डाउन होकर रहना शुरू कर दें एंड बिकेम और पीजेंट कल्टिवेटर्स की किसानों की तरह एक जगह पर वो काम करना शुरू कर दें, वो ऐसा चाहते थे। तो इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश आल्सो वांटेड ए रेगुलर रेवेन्यू। और दूसरी बात, अगर ये लोग एक जगह पर रहकर खेतीबाड़ी करना शुरू कर देंगे तो इससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू भी मिलेगा, मतलब टैक्स भी मिलेगा और उनकी इनकम बढ़ जाएगी। सो इसीलिए उन्होंने अलग अलग लैंड सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। दे मेजर द लैंड, वो ज़मीन को मेजर करते थे और डिफाइन द राइट्स एज इंडिविजुअल ऑफ टू द लैंड, और कोई भी व्यक्ति अगर उसके ऊपर खेतीबाड़ी कर रहा है तो उसका कितना राइट होगा उस लैंड के ऊपर, और उसके बाद रेवेन्यू फिक्स किया जाता था जो कि किसको दिया जाएगा, ब्रिटिशर्स को दिया जाएगा।
कुछ किसानों को लैंड ओनर्स डिक्लेयर किया गया, कुछ को टीनेंट्स, टीनेंट्स का मतलब होता है जो किराए पर जोतते हैं ज़मीन को, जैसा हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल, ब्रिटिश का ये जो एफर्ट था कि वो जूम कल्टीवेटर्स को सेटल डाउन कर दे, ये काफ़ी हद तक कामयाब नहीं हो पाया। सेटल प्लो कल्टीवेशन, ये जो सेटल होकर खेतीबाड़ी करने का काम था, ये इतना भी ईजी नहीं था ऐसे जगह पर जहाँ पर ज़मीन जो है वो सूखी थी, अनफर्टाइल थी। जूम कल्टीवेटर जो थे टुक टू प्लो कल्टीवेशन ऑफन सफर्ड, उनको अच्छा नहीं लगता था एक जगह पर रहकर खेतीबाड़ी करना, इसीलिए जो जूम कल्टीवेटर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के थे उन्होंने इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यू, उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जूम कल्टीवेटर थे उनको कैसे अच्छा लगता था, एक जगह नहीं रहना चाहते थे, वो घूम घूम कर खेतीबाड़ी करके अलग अलग जगह पर अलग अलग जंगलों के कोने में जाकर उनको घूम घूम कर रहना अच्छा लगता था, तो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, जंगलों के जो कानून बनाए गए उनका क्या असर पड़ा। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप एज यू हैव सीन, जैसा हमने देखा कि जो ट्राइबल ग्रुप की लाइफ थी वो डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई थी, फॉरेस्ट से जुड़ी हुई थी। इसीलिए अगर जंगलों के अंदर नए कानून जोड़ दिए जाएंगे, फॉरेस्ट लॉ बनाए दिए जाएंगे, तो इसका सीधा असर किसके ऊपर पड़ेगा, लोगों की, ट्राइबल पीपल की लाइफ के ऊपर पड़ेगा। ब्रिटिश एक्सटेंडिंग देयर कंट्रोल, ब्रिटिशर्स ने अपना जो कंट्रोल था वो फॉरेस्ट तक बढ़ा दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट फॉरेस्ट वर देयर स्टेट प्रॉपर्टी, कि जो फॉरेस्ट हैं वो स्टेट की प्रॉपर्टी हैं। कुछ फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया गया एज ए रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस, जिन जंगलों में से अच्छी क्वालिटी का टिम्बर, लकड़ी निकलती थी, वो जो ब्रिटिश उसको चाहते थे, उसको रिजर्व कर दिया गया उन जंगलों को। इन दीज फॉरेस्ट, ऐसे जंगलों में कोई भी व्यक्ति आराम से फ्रीली नहीं घूम सकता। जो जूम कल्टीवेशन थी उसको बंद कर दिया गया, जंगलों से जो फ्रूट्स और एनिमल्स को हंट किया जाता था उसको बंद करा दिया गया। हाँ, अब ये जूम कल्टीवेटर थे वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। बट वंस, एक बार लेकिन, द ब्रिटिश स्टॉप टू ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इन साइड द फॉरेस्ट दे फेस्ड, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इन ट्राइबल लोगों को जंगल में जाने से रोक दिया, तो अब उनको एक प्रॉब्लम हुई कि अब वो फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट द ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड ट्रांसपोर्ट लॉग्स। अब जंगलों के अंदर जो भी किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, ट्राइबल पीपल को, तो ब्रिटिश जो थे उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको लेबर, उसको मजदूर कहाँ से मिलेंगे जंगलों के में से पेड़ों को काटने के लिए। और पेड़ क्यों काटने थे, क्योंकि रेलवे स्लीपर्स को वहाँ पर रेलवे की जो लाइन होती है उस पे ऊपर जो लॉग्स बिछाए जाते हैं, उसके लिए वो रेलवे स्लीपर्स को बिछाने के लिए किन लोग कैसे जंगलों को कटवाएंगे, किससे कटवाएंगे, और ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा इन लकड़ी के गट्ठों को। कॉलोनियल ऑफिशियल्स जो थे वो एक नए सोल्यूशन के साथ सामने आए। नया सोल्यूशन क्या था, they decided that they would give zoom cultivators small patches of land in forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest। नया सॉल्यूशन ये निकाला गया कि थोड़ी सी ज़मीन जूम कल्टीवेटर्स को दे दी जाएगी, ज़मीन के छोटे छोटे पैचेस उनको दे दिए जाएंगे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है कुछ लोगों को अलाउ करेगा वहाँ पर रहने के लिए, और उनको कुछ कंडीशंस जो होंगी वो फॉलो करनी पड़ेंगी, ताकि जो भी उन जंगलों में रहेगा वो लेबर प्रोवाइड करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और इन जंगलों की देखभाल भी करेगा। इन सो मैनी रीजन्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर, बहुत अलग अलग जगह पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस तरीके के फॉरेस्ट विलेजेस को एस्टैब्लिश किया टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। तो ये सॉल्यूशन उन्होंने निकाला। द प्रॉब्लम विद द ट्रेड, अब क्या प्रॉब्लम थी ट्रेड के साथ। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी थी, ट्राइबल ग्रुप फाउंड दैट, ट्राइबल जो लोग थे उन्होंने ये पाया कि जो भी व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो मनी लैंडर्स हैं, जो साहूकार पैसे देते हैं उधार पे, दे वर कमिंग, वो जंगलों में आते थे बहुत बार, वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और ये जो लोग थे ये जंगलों में आया करते थे और उनको क्या चाहिए था, फॉरेस्ट से मिलने वाला बहुत सारा प्रोड्यूस उनको चाहिए था। ऑफरिंग कैश लोन, और ये इन लोगों को कैश लोन भी ऑफर करते थे। आस्किंग देम टू वर्क, और उनको बोलते थे कि वो डेली वेजेस पे उनके लिए एज ए लेबर काम करें। तो इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड, कई बार जो भी ट्राइबल लोग थे उनको इनके नतीजों को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है सिल्क ग्रोवर्स का। इन द 18th सेंचुरी इंडिया में जो सिल्क जो था उसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा थी। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का जो सिल्क था उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, उसको एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके ऑफिशियल्स जो थे वो ट्राई करते थे
एनकरेज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो सिल्क के प्रोडक्शन के अंदर एनकरेज हों और इसकी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जाए। हज़ारीबाग जो आज का झारखंड है वो एक एरिया ऐसा था जहाँ पर संथाल जो लोग थे वो कुकुन्स को रियर करते थे, उसको पालते थे। जो कुकुन जो होता है उसके मुंह से सिल्क का धागा निकलता है, उसकी जो राल होती है उससे सिल्क बनाया जाता है। तो ये जो ट्रेडर्स थे, ये द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंड इन देयर एजेंट्स, वो अपने एजेंट्स को भेजा करते थे जहाँ पर जो लोग लोन दिया करते थे इन ट्राइबल पीपल को, एंड कलेक्टेड द कुकुन्स, और एक कुकुन को कलेक्ट किया करते थे। जो ग्रोवर थे उसको 3 या 4 रुपये दिए जाया करते थे 1000 कुकुन के लिए। दीज वर देन, बाद में इनको एक्सपोर्ट किया जाता था बुरदान और गया, वे जहाँ से इनको बेच दिया, वहाँ पर इनको 5 रुपये पर के प्राइस के हिसाब से बेचा जाता था। जो ये मिडिल मैन होते थे सो कॉल्ड, बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन, क्योंकि ये जो मिडिल मैन थे ये डील अरेंज किया करते थे एक्सपोर्टर्स के बीच में और सिल्क ग्रोवर के बीच में। ये लोग जो थे, जो बीच वाले जो लोग थे मिडिल मैन, ये बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया करते थे। तो मैनी ट्राइबल ग्रुप सॉ द मार्केट एंड ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज, इसीलिए जो बहुत सारे ट्राइबल लोग थे वो मार्केट को और इन ट्रेडर्स को अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखा करते थे। द सर्च फॉर वर्क, द प्लाइट ऑफ ट्राइबल हु हैड टू गो फॉर फार, जो भी दुख था जो ट्राइबल लोगों का, जिनको बहुत दूर जाकर काम करना पड़ता था, बहुत दूर जाकर काम करना पड़ता अपने घरों से। एट वर्क वॉज, उनका दुख और भी ज़्यादा बुरा था। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में मतलब 1880-90 का जो समय था, जो टी प्लांटेशंस थे वो सामने आने शुरू हो गए, मतलब चाय के बागान अपने देश में आने शुरू हो गए, माइनिंग का काम शुरू हो गया। ट्राइबल वर रिक्रूटेड, जहाँ पर ट्राइबल लोगों को रिक्रूट किया गया काम करने के लिए टी प्लांटेशन में, आसाम में कोल माइंस झारखंड की है वहाँ पर। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, यहाँ पर इनको काम दिया जाता था कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू। हु पेड दैम मिजरेबली लो वेजेस, जो उनको बहुत ही दयनीय अवस्था में कर रखते थे और उनको बहुत ही लो वेजेस, उनको दिहाड़ी भत्ता बहुत ही कम पैसा दिया जाता था और उनको घर वापस लौटने से रोक दिया जाता था। अब है क्लोजर लुक। थ्रू द 19, जो पूरी 19th और 20th सेंचुरी थी, जो ट्राइबल ग्रुप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस ऑफ इन लॉज। तो पूरी 19th और 20th सेंचुरी में जितने भी ट्राइबल ग्रुप थे इंडिया में, अलग अलग देश के हिस्सों में जो रहा करते थे, उन्होंने इन बदले हुए कानूनों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई, रजिस्ट किया और रिबेल किया, विद्रोह किया। जो भी नए टैक्सेस इनके ऊपर लगाए जा रहे थे, इनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ट्रेडर्स के द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा, उन्होंने रिबेल किया। यहाँ पर अलग अलग समय में का दिया गया है। जो खोल लोग थे उन्होंने रिबेल किया 1831-32 में। संथाल जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया 1855 में। बस्तर का रिबेलियन जो था सेंट्रल इंडिया में वो हुआ 1910 में। वर्ली रिवोल्ट जो महाराष्ट्र में हुआ था वो था 1940 में। और द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वन वाज सच मूवमेंट, बिरसा मुंडा ने जो मूवमेंट चलाया था, बिरसा मुंडा एक बहुत बड़ा आदमी था, ट्राइबल ग्रुप का लीडर माना जाता था, उसने जो मूवमेंट चलाया वो भी एक ऐसा ही मूवमेंट था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। बिरसा मुंडा, ये आपका दूसरा 5 मार्क का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब अबाउट द कैरेक्टर ऑफ नेम्ड बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो था इसका जन्म हुआ था मिड 1870 में। ये एक गरीब पिता का बेटा था। ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहोंडा एंड ग्रेजिंग शीप। ये बोहोंडा के जंगलों में घूमता था और अपनी भेड़ों को चराता था, बांसुरी बजाता था और वहाँ का जो लोकल अखाड़ा था वहाँ पर डांस करता वो घूमता था। उसने बहुत गरीबी देखी हुई थी। हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम, उसका जो फादर था वो एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में जाता रहता था। और जब वो एडोलेसेंट किशोरावस्था में जो था, तो बिरसा मुंडा ने बहुत सारी स्टोरी सुनी हुई थी। द मुंडा अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सॉ द सरदार लीडर ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। तो बिरसा मुंडा ने जो थी वो पहले से जो मुंडा कम्युनिटी थी उसके लोगों ने किस तरीके से रिवोल्ट किया हुआ था, ये स्टोरी उसने सुन रखी थी कि किस तरीके से वो लोगों को अपील करता था कि बाहर से आए हुए इन लोगों के खिलाफ तुम आवाज़ उठाओ। दे टॉक्ड ऑफ द गोल्डन एज, ये लोग एक गोल्डन एज के बारे में बात किया करते थे कि जब मुंडा जो थे हैड बीन फ्री
ऑफ द ऑपरेशन ऑफ डीकूज, जब जो मुंडा समुदाय था वो फ्री हो जाएगा, जो डीकूज का मतलब आउटसाइडर यानी कि ब्रिटिशर्स के जो ऑपरेशन है, उनका जो दमन है, उससे वो आज़ाद हो जाएंगे और वापस से एक ऐसा समय आएगा जैसा पहले हुआ करता था। उनकी कम्युनिटी जो थी वो फिर से आज़ाद हो जाएगी। उन्होंने अपने आप को एक डिसेंडेंट के तौर पे देखा, एक वंशज के तौर पर देखा, जो एक ओरिजिनल सेटलर हुआ करते थे उस एरिया के, जो कि अपने ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम। और वो लोगों को बार बार ये याद दिलाता था कि उनको अपने किंगडम को वापस हासिल करना है। बिरसा जो था वो लोकल मिशनरी स्कूल में जाता था एंड लिसन टू द sermons ऑफ द मिशनरीज। और मिशनरी कौन होते हैं? जो अपने धर्म को फैलाने का काम करते हैं। तो लोकल उनके पास ये जाया करता था, उनके भजन जो थे, गीत जो थे, उनको सुना करता था। देयर टू ही हर्ड दैट ही सैड दैट ही वॉज इट वॉज पॉसिबल फॉर मुंडास टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन। वहाँ पर भी ये बात वो सुनता था कि ये पॉसिबल है कि जो मुंडा है उनको उनका फ्रीडम वापस मिल जाएगा, वैसा सुना करता था। तो दिस वुड बी पॉसिबल, ऐसा तभी होगा इफ़ दे बिकम गुड क्रिश्चियन। ऐसा उसको बताया जाता था कि अगर वो अच्छे क्रिश्चियन बन जाएंगे तब उनको सारी चीज़ें वापस मिल जाएंगी। एंड गिव अप, और उनकी जो बैड प्रैक्टिसेस हैं वो अगर वो छोड़ दें तो। लेटर बिरसा ऑल्सो, बाद में बिरसा ने कुछ जो वैष्णव प्रीचर थे, वैष्णव धर्म को फैलाने वाले जो थे, जो विष्णु भगवान के वर्शिपर होते हैं, उसके जो समुदाय के लोग थे उनके साथ भी इसने काफ़ी काम रहा। ये ही वॉर द सैक्रेड, उसने जो एक पवित्र धागा होता है जो ये लोग पहनते हैं उसको भी पहना, और जो भी इम्पोर्टेंस होती है प्योरिटी की उसको इसने समझा। Birsa was deeply influenced by many of the ideas he came in touch in his growing up years। जितने भी उसके जीवन में जो ग्रोइंग ईयर्स थे उनमें जितने भी लोगों के संपर्क में आया, उससे ये काफ़ी हद तक इंस्पायर हुआ। उसका जो मूवमेंट था वो, उसका ये मकसद था टू रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी, की जो भी ट्राइबल सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करे, उसको सुधारे, उसके अंदर बहुत सारे चेंज लाए, वो ऐसा मानता था। ही अर्ज, उसने मुंडा लोगों को अपील किया कि वो शराब पीना छोड़ दें, अपने गांव को साफ रखें, एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी। और ये मानता था कि जो भी भूत प्रेत वाली बातें हैं, जादू टोना जो है, वो उनकी चीज़ों को उनको फॉलो करना छोड़ दें। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। लेकिन बाद में जो बिरसा था वो खुद भी मिशनरीज और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ हो गया। वो अपने आप को, वो उनको एक आउटसाइड फोर्सेस के रूप में देखता था जो कि मुंडा समुदाय को ख़त्म करने के लिए आए हैं। इन 1895 बिरसा अर्ज हिज फॉलोवर टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। उसने 1895 में उसने अपील किया अपने फॉलोवर्स को कि वो उनका जो ग्लोरियस, उनका जो शान शौकत भरा पास्ट रहा है उसको रिकवर करें। ही टॉक्ड ऑफ उसने गोल्डन एज के बारे में बात की कि एक ऐसा सतयुग, एज ऑफ ट्रूथ, व्हेन मुंडा लिव्ड ए गुड लाइफ, जब मुंडा लोग एक बहुत ही अच्छा जीवन जिएंगे, अपनी खुद की एम्बैंकमेंट्स बनाएंगे, मतलब जहाँ पर उनका खुद का एक एरिया होगा, और एंड टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, प्लांटेड ट्रीज, जहाँ पर वो अपने खुद के अच्छे पेड़ उगाएंगे, और जहाँ पर प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग, और अपने खुद के लिए वो कल्टीवेशन करेंगे। दे डिड नॉट किल देयर ब्रीथन इन रिलेटिव्स, और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको वो नहीं मारेंगे। दे लिव्ड, वो शांतिपूर्ण तरीके से, ईमानदारी से रहेंगे। व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल मोस्ट वाज पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट। ब्रिटिशर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो बिरसा मूवमेंट जो था उसकी पॉलिटिकल एम क्या था। फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरी, वो ये चाहता था कि जितने भी मिशनरी हैं, मनी लैंडर्स हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, एंड द गवर्नमेंट एंड सेटअप ए मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। ऐसा मानते थे ब्रिटिशर्स कि बिरसा जो होगा वो खुद को यहाँ इनका हेड बनाना चाहता था, और इन सभी लोगों को वो एलिमिनेट करना चाहता, जो भी मनी लैंडर्स हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, इनको हटाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वो खुद को एक मुखिया बनाना चाहता था और एक बिरसा राज सेटअप करना चाहता था। ये जो मूवमेंट था इसको दबाने की भरपूर कोशिश की गई। एट द मूवमेंट स्प्रेड ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड द एक्ट, दे अरेस्टेड, उन्होंने बिरसा को 1895 में अरेस्ट कर लिया, उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, उसको 2 साल तक जेल में डाल दिया गया।
जब बिरसा वापस आया उसके ऊपर चार्ज लगाया गया कि दंगे फैला रहा है वो, ये उसके ऊपर चार्ज लगाया गया। जब बिरसा वापस जेल से रिहा हुआ 1897 में, उसने अलग अलग गाँव का दौरा करना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया, और जो ट्रेडिशनल सिंबल थे, लैंग्वेज थे, उनको इस्तेमाल करके लोगों को अपील करना शुरू किया। और उसने बोला, लोगों को अपील किया कि जो रावण है, रावण कौन है यहाँ पर, डिकूज, जो बाहर से आए हुए जो यूरोपियंस हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उनको यहाँ से भगाएं। बिरसाज फॉलोअर्स जो थे उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया, जो भी चीज़ें सिंबलाइज करती थी डिकूज को, यूरोपियन पावर्स को। उन्होंने पुलिस स्टेशंस के ऊपर हमले किए, चर्चेस के ऊपर हमले किए, मनी लैंडर्स की प्रॉपर्टी को लूटा, ज़मींदारों को मारा। दे रेज द वाइट फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज। उन्होंने एक वाइट फ्लैग को लहराया जो कि बिरसा राज को शो करता था। इन 1900 जो 1900 में जो बिरसा था वो कोलेरा की वजह से मर गया। हाउएवर उसका जो मूवमेंट था वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा आगे आने वाले 2 सालों तक। पहला तो एक तो कॉलोनियल गवर्नमेंट को जो भी उसने कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लॉ इंट्रोड्यूस किए थे वो उनके खिलाफ जो डिकूज थे वो कभी भी उनको इजीली एक्सेप्ट करने वाली नहीं थी। दूसरी चीज़ ये, इट शोड वंस अगेन दैट ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। वही दूसरा ये चीज़ पता चल गई कि जो ट्राइबल पीपल हैं उनके अंदर भी कैपेसिटी है कि वो इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कि अपने खुद के एक स्पेसिफिक वे में इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिंबल्स ऑफ द स्ट्रगल। दैट्स इट इन दिस वीडियो।